दिल्ली का राजा कौन है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के दो चाचा उसके खिलाफ है। एक चाचा का नाम है आलम खान लोदी, एक चाचा का नाम है दौलत खान लोदी। क्या नाम है? वो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं। इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए उन्होंने सहायता मांगी बाबर। किससे मांगी? बाबर। बाबर उज्बेकिस्तान का है। बाबर कहां का है? वो राजा बनना चाहता उज्बेकिस्तान का, और उसके चाचा ने उसको कूट पीट के वहां से भगा दिया, इसलिए वो बैठा है काबुल। कहां बैठा है? काबुल। काबुल में उसकी पार पड़ती नहीं। उज्बेकिस्तान की तरफ जाए तो उसका चाचा मारे, काबुल में खाने पीने के दाने नहीं कुछ, तो क्या करे? उसने अपने पंजाब की तरफ अटैक करने शुरू किए। किधर? उसने अपने पंजाब पे 4 अटैक किए। कितने अटैक किए? अच्छा, पंजाब लोदियों के अंडर में, लेकिन लोदी तो खुद ही कमजोर हो रखे हैं, इसलिए बाबर पंजाब आता है, लूटपाट करके वापस काबुल चला जाता है, थोड़े दिन अपना खाना पीना चलाता है, फिर पंजाब आता है, फिर चला जाता है। ऐसे उसने कितने अटैक किए? 4। उन्हीं दिनों में इब्राहिम लोदी के दोनों चाचा उसके पास काबुल गए, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। कौन कौन गए? और उन्होंने बाबर को कहा, क्या रे बाबर, क्या छोटी छोटी लड़ाइयां करता है? क्या पंजाब के हाथ लगा लगा के वापस भागता है, अनाज उठा के आ जाता है? थोड़ा दिल मांगे मोर, थोड़ा आगे बढ़, थोड़ी हिम्मत दिखा, दिल्ली पे कब्जा कर ले। उसने कहा, यार दिल्ली में इब्राहिम लोदी बैठा है, वो मारेगा मेरे को, दिल्ली पे तो कैसे कब्जा कर लूं? उसने कहा, हम तेरे साथ है, हम लोदी है, लोदियों की आधी पावर तेरी साइड हो जाएगी, तो इब्राहिम लोदी को आराम से हरा ले। उसने कहा, तुम्हें क्या फायदा है कि तू दिल्ली और आगरा लूट लेना, धन मिल जाएगा, फिर छोड़ देना, हम राज कर लेंगे। तो बाबर ने कहा, डन। अब बाबर पंजाब तक तो आता ही था, अब वो पंजाब से कहां आना चाहता है? दिल्ली। तो पंजाब से दिल्ली के बीच में राज्य हरियाणा, तो वो पंजाब से कहां पर है? हरियाणा। दिल्ली में इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी को पता चला कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा है, तो वो अब दिल्ली से पंजाब की तरफ जाएगा, तो बीच में वो भी हरियाणा, तो बीच में दोनों मिले पानीपत। क्या मिले? पानीपत का पहला युद्ध 1526। इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया। सल्तनत का पहला राजा, या सल्तनत का एकमात्र राजा जो युद्ध में लड़ता हुआ। क्यों? क्योंकि उस भाई राजा लड़ने ही नहीं जाते थे सल्तनत वाले, केवल पीछे बैठ के बताते थे, तू कर ले, तू कर ले। अब की बार किसको बताए? सेना तो उधर है, आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी सारे उधर मिले हुए। फिर इब्राहिम लोदी ने कहा, मैं खुद लड़ता हूं, लड़ा तो काम आ गया। तब बाबर ने कहा कब्जा किया? दिल्ली और आगरा, और भयंकर धन मिला, भयंकर भयंकर धन मिला। इतना धन मिला कि उसने काबुल के हर एक एक आदमी को एक एक चांदी का सिक्का भेजा, चांदी के सिक्के भेजे। उसको लगा रहे यहाँ पे तो भयंकर धन है। उसने अपनी किताब में लिखा, अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए, अब हमें काबुल की गरीबी। अब उसने जाने से मना कर दिया। आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी तो साइड में हो गए, अब दिल्ली आगरा पे कब्जा करके कौन बैठा? खुद बाबर। अब बाबर जब कब्जा करके बैठा तो बाबर ने आगरा पे कब्जा किया। आगरा पे कब्जा किया तो अपने राजस्थान की साइड में किला है, उसका नाम है बयाना। कौन सा किला है? उसने कहां पे कब्जा कर लिया? जब वो बयाना की तरफ है तो सांगन करना। तुम्हारा ध्यान किधर है हीरो? तो फिर सांगन का इधर नहीं है ना वैसा, उधर उधर, आगरा से उधर उधर है, इधर आने की कोई आवश्यकता। तो अब सांगा कौन सा किला लेने के लिए जाएगा? बयाना। तो लड़ाई कहां पर होगी? बयाना। किस किस के बीच में हो रहा है बताओ? देखिए, सांगा और बाबर। कौन सा युद्ध? बयाना। बयाना कहां पड़ता है? वापस वही आगरा के पास। सांगा चित्तौड़ से चल के बयाना गया, चित्तौड़ चल कहां गया? बयाना। बयाना का किला बाबर ने एक बंदे को दे रखा, उस बंदे का नाम है मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम है? तो मेहंदी ख्वाजा ने मैसेज किया कि भाई वो किला तू मेरे को दे के गया था, तो बाबर ने कहा बैठा रहा। अरे नहीं यार, वो इधर से कोई एक आदमी आ रहा है, तो सांगा नाम का बंदा किले पे कब्जा करने के लिए आ रहा है। तो बाबर ने कहा घबराने की कोई आवश्यकता, मैं एक सेनापति और भेज रहा हूँ। और बाबर ने एक सेनापति और भेज दिया, सुल्तान मिर्जा। कौन सा भेज दिया? सांगा दोनों को रहा एक साथ। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। जब मुगलों की सेना भाग रही थी ना, तो अपना एक वाद्य यंत्र छोड़ गई थी, तासा। बताया था मैंने कि बयाना युद्ध के बाद मुगलों के इस वाद्य यंत्र पर मेवाड़ वालों ने कब्जा कर लिया था, पढ़ा था? जो गले में लटका के बजाया जाता है, एक मुस्लिम वाद्य यंत्र है, मुहर्रम के टाइम में बजाया जाता, पढ़ा था हमने? ढोल नगाड़े होते थे, सेना ढोल नगाड़े नहीं बजाएगी तो कौन बजाएगा? फिर हम पढ़ते तो हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में सेना आगे बढ़ी। आज भी पूरी फौज के पास होता है अपने, बिना वाद्य यंत्रों की क्या लड़ना। तो फिर आपने जो डायलॉग था, फौज में नगारो बात में हुंकारो, फौज में नगारो बात में। फौजियों को नगाड़ा जब सुनते हैं तो उनमें जोश आता है, बात में हुंकारा। अब की बार जब सांगा ने बयाना की लड़ाई जीती, तो सांगा को लगाया यार ये बार बार पंचायती इन दिल्ली आगरा वालों से, और मेरे को चित्तौड़ से चल के कहां पर आना पड़ता है? इधर आगरा की तरफ। आगरा पे कब्जा ही करते हैं। कहां कब्जा करते हैं? आगरा। और इस बाबर को भगाते हैं यहां से। फिर दूसरा, बाबर ने लोदियों का आके आगरा पे कब्जा किया था। लोदियों को पता चला कि आजकल बाबर से कौन लड़ रहा है? सांगा। तो लोदी सांगा के पास आ गए। उधर इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था महमूद लोदी। कौन था? लोदियों की सांगा की भी पहले बनती नहीं थी,
पर अब सांगा की बाबर से नहीं बनती, लोदियों की बाबर से नहीं बनती, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो महमूद लोधी ने सांगा कहा कि भाई सांगा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे, और यार ये हमें आगरा दिलवा दे। तो सांगा ने कहा ठीक है, बयान से अपने किधर चलेंगे, आगरा। अब जब बाबर को पता चला कि मुश्किल से तो आगरा लिया था, अब वो किधर आ रहा है, अपने आगरा, तो फिर बाबर आगरा को बचाने के लिए सामने आता। तो बयान आगरा के बीच में जगह है खानवा। कौन सी जगह है? अच्छा, बाबर के पास में दो जगह, एक दिल्ली और एक आगरा। सांगा ने दोनों तरफ सेना भेजी है, इधर खानवा की तरफ भी सेना गई है, उसकी दिल्ली की तरफ भी सेना गई है। उसने दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पर कब्जे किए, क्योंकि अपने को याद ये रखना है कि मुगलों ने अफगानों का राज खत्म किया था। मुगलों ने अफगानों का, इसलिए मुगलों और अफगानों में कभी आपस में बनती नहीं थी। तो बाबर ने आके अफगानों का राज समाप्त कर दिया। इसलिए अफगानों में से वापस एक बंदा उठ के आया, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अफगान तो था, तो उसने बात कहा मुगलों को समाप्त करूंगा मैं, इसलिए उसने हुमायूं को बाहर निकाला था। समझ में आई बात? तो सांगा के, सॉरी, सांगा किसके साथ गठबंधन कर रहा है? महमूद लोधी। महमूद लोधी कौन है? अफगानों का। इब्राहिम लोधी के मरने के बाद अफगानों का नेता कौन बना? महमूद लोधी। कारण तो मुख्य मुख्य थे। एक कारण बाबर अपनी बुक में लिखता है। बाबर की बुक कौन सी? वो कहता है कि जब मैं काबुल रहता था, जब मैं कहा रहता था, तो एक दिन सांगा के कुछ लोग मेरे पास आए। किसके? और उन्होंने आके कहा कि भाई बाबर, तू हिंदुस्तान चल और इब्राहिम लोधी से लड़, क्योंकि इब्राहिम लोधी हमें परेशान करता है। तो मैं तो सांगा के बुलाने पे आया था। किसके बुलाने पे आया? सांगा के बुलाने पर आया था। पर पानीपत के पहले युद्ध में जब मैं इब्राहिम लोधी से लड़ रहा था, तो सांगा सहायता करने नहीं आया। तो मैं सांगा को सबक सिखाना चाहता हूं। इसने मेरा वादा तोड़ा है। क्या तोड़ा है? प्रॉमिस करके बुला लिया, लेकिन बाद में प्रॉमिस निभाया नहीं, इसलिए मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूं। हालांकि हम कहते हैं कि बात झूठी है, क्योंकि पहली तो बात तो ये कि बाबर के अलावा इस बात को किसी ने भी लिखा नहीं। यदि इतनी बड़ी बात होती कि बाबर को सांगा बुलाता, तो कोई ना कोई इतिहासकार तो लिखता। राजस्थान वाले नहीं तो कोई मुस्लिम इतिहासकार ही लिख देते, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में कुछ भी ऐसा लिखा नहीं। दूसरा, इब्राहिम लोधी के लिए सांगा क्या ही बुलाएगा, वो भी 1526 में, जबकि वो उसको पहले ही हरा चुका है 1517 और 1518 में, वो भी बाड़ी में जाके। तो बाबर अपने को जस्टिफाई करना चाहता है, इसलिए ऐसा कारण ले गया। अब दोनों सेना आमने सामने पड़ी है। बाबर उधर से आया। बाबर, उत्तर भारत में पहला बंदा बाबर है जिसने तोपों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तो इससे पहले उत्तर भारत में किसी ने तोपों का प्रयोग नहीं। साउथ इंडिया में आ गई थी पुर्तगाली। कौन ले आए थे? पुर्तगाल। पर नॉर्थ में यदि कोई बारूद लेके आया था, तो वो बंदा कौन था? कौन था? बाबर। तो बाबर तोपे लेके आ गया था। तो बाबर जब नॉर्थ इंडिया के अंदर तोपे लेके आ गया था, तो बाबर अपनी तोपों की लोकेशन थोड़ी ऊंची लगाता है, क्योंकि तोपें ऊंची होगी नीचे ज्यादा मार करेगी, नीचे की तरफ ज्यादा जाएगी, इसलिए अपनी सेना लेके थोड़ा ऊपर बैठा, अपने उसने तोपे लगाई। और जो घायल हो गई थी सेना बयाना युद्ध में, उस सेना का इलाज वगैरह करवाया। मुसलमान राजाओं की एक अच्छी विशेषता यह भी थी कि दुश्मन का पूरा पता लगाते। उन्हें सांगा के बारे में पूरा पता भी लगाया। 17 मार्च को लड़ाई करनी है। 16 मार्च को बाबर ने अपनी सेना को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके अपनी सेना से पूछा कि भाई हाउस द जोश। सेना ने कहा लो सर, हाई नहीं है हमारा जोश। क्या है? क्यों? क्योंकि बाबर जब काबुल से आया था ना इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए, तो काबुल में सेना इकट्ठी करता है। तो काबुल में जब सेना बनाता है, तो अपने सैनिकों को कहता है कि अपने भारत जाएंगे, वहां पे धन लूटेंगे, और तुम्हें धन मिल जाएगा, और एक वहां से लड़कियां उठा के लाएंगे। बाबर ने दोनों काम किए, यहाँ पे धन लूटा, लड़कियां उठाई, लेकिन वापस जाने से मना कर दिया। बाबर तो राजा है, रुक जाएगा, लेकिन फौजियों को तो संदेश से आते हैं टाइप का फील आ रहा था। उनको तो घर की याद आ रही थी, उनको वापस घर जाना था, इसलिए फौजी लड़ना ही नहीं चाहते। क्यों लड़े? तू कह के आया था कि अपने दिल्ली जाएंगे, लूटेंगे और वापस आ जाएंगे, लूट लिया दिल्ली, अब चल घर चल, वापस काबुल चल अपने। फिर दूसरा ये था कि जब महीने भर में सांगा के बारे में पता लगाया गया, तो पता चला कि सांगा आज दिन तक किसी से भी युद्ध में हारा नहीं है। और पता चला कि सांगा एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, उसके शरीर में 80 घाव है। कितने घाव है? तो सैनिकों ने कहा कि जब हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनक तो नहीं है, डाकी है। और फिर भी अपने उससे लड़ने जाएंगे, तो इसमें अपना घाटा, उसका तो अपने लड़ना नहीं है, वापस चल ले। जीता लूट लिया उतना ठीक है, घर तो चलते हैं। बाबर को लगा मरा दिया, यदि सेना ही नहीं लड़ेगी तो अकेले लड़के क्या करेंगे। पर बाबर हिम्मती आदमी था इस मामले में, और बाबर ने अपनी सेना को जोश दिलाने के लिए एक शानदार सा भाषण दिया। बाबर ने कहा तुम्हें क्या लगता है बाबर खुद के लिए लड़ता है? सैनिकों का लगता नहीं है। बाबर ने कहा नहीं, बाबर इस्लाम के लिए लड़ता है, यह मजहब की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक इस्लाम की पताका लहराई जाए। अगर तुम लड़ोगे तो सबसे ठीक है, यदि ना लड़ोगे तो भी बाबर जिहाद करेगा। बाबर क्या करेगा? जो धर्म की लड़ाइयां होती है उनको क्या बोलते? बाबर अकेला लड़ेगा, बाबर जिहाद करेगा, बाबर गाजी बन जाएगा।
क्या बन जाएगा? जो धर्म की लड़ाइयां होती उनको बोलते जिहाद, जो उन लड़ाइयों में लड़ते उनको बोलते गाजी। क्या बोलते? तो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, लड़ो तो ठीक, नहीं लड़ो ठीक, मजहब की लड़ाई है, मेरी लड़ाई थोड़ी है। जब ये कहा थोड़ा फौजियों में बाल बाल खड़े हुए, रोंगटे खड़े हुए, एक फौज साहब ने कहा होल्ड होल्ड ब्रो होल्ड, एक मिनट, ये ना अल्लाह, कुरान, मजहब, जिहाद, गाजी, ये सब तेरे मुंह से भले नहीं लगते, दारूड़ी है। कुरान शरीफ ये भी फरमाती है कि शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है, सारे दिन तुल रहता है, अभी भी तेरे हाथ में पेक है देख, और बाबर ने पेक ले ही रखा था, और बाबर ढंका दारूड़िया था, बाबर सारे दिन पीता रहता था। बाबर नामा पढ़ लो तो यूं लगता है कि दारू के अलावा उसने कोई काम ही नहीं किया। बाबर और जहांगीर तो भयंकर दारूड़ी हुए, दोनों ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी। मुगलों में दो ही राजाएं हैं जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी है, ये तो बाबर, एक है जहांगीर। बाबर की बाबरनामा, जहांगीर की तुजू के। इसका मतलब पिया हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है। तो बाबर भी पिया पिया लिख गया कि मेरे को संगा ने बुलाया और मैं उसको वादा तोड़ दिया, इसलिए सबक सिखाने के लिए जा रहा हूं। तो फौज साहब ने कहा, अरे दारू पीने वाले आदमी, तू तो यार कम से कम इस्लाम की, मुसलमानों की बात मत कर। बाबर ने वो गिलास हाथ में था फेंक दिया, और बाबर ने कहा, मैं कसम खाता हूं आज के बाद शराब के हाथ। एक फौज साहब और खड़े और उन्होंने कहा, कुरान शरीफ ये भी कहती है कि मुसलमान राजा को मुसलमान व्यापारियों से टैक्स नहीं लेना चाहिए। क्या कहती है? मुसलमान व्यापारियों को मुसलमान राजाओं से टैक्स, और तू लेता है? बाबर लेता था तमगा। कौन सा टैक्स लेता? बाबर ने कहा, कसम खाता हूं आज के बाद मैं किसी मुस्लिम व्यापारी से तमगा करे। तो बाबर कहता है, युद्ध नहीं है, क्या है? जिहाद। मैं आज के बाद क्या नहीं पीऊंगा? शराब। क्या नहीं लूंगा? तमगा। ये बाबर की तैयारियां। सांगा क्या कर रहा है इधर? सांगा जानता है इस बार लड़ाई बड़ी है, अपने को आगरा दिल्ली पर कब्जा करना है, तो वो राजस्थान के बाकी सारे राजाओं को लेटर लिखता है कि सारे मेरी सहायता करने के लिए कहां पर आ जाओ? खानवा। अब भाई इधर आपकी सेना पड़ी है बाबर की, बाबर के पास में दो क्या है? तोपे। इधर सामने सेना है सांगा की। सांगा की सेना ज्यादा है, बाबर की सेना कम है। पर सांगा की सेना ऐसे है, ये पृथ्वीराज है आमेर का, अपने 3000 आदमी लेके खड़ा है। रतन सिंह चुंडावत है सलूम्बर का, अपने 2000 आदमी लेके खड़ा है। ये वागड़ का उदय सिंह है, अपने 7000 बंदे लेके खड़ा है। यहाँ पे मालदेव खड़ा है, बीचों बीच खुद सांगा है, वीरमदेव है, यहाँ पे कल्याणमल है, अखिराज देवड़ा, यहाँ पे हसन खान मेवाती, सब अपनी अपनी सेना लेके खड़े, अलग अलग सबकी अपनी अपनी सेना है। शुरुआत का हमला तोपों का हमला हुआ इधर से, अपने वालों के लिए आउट ऑफ सिलेबस था। तोपें लाए जब वही है, तो अपने वालों तोपों वाली लड़ाई भी आती नहीं, इसलिए सामने सामने वाली पूरी पंक्ति बिखर गई, सारे उड़ गए सामने वाले। अब सामने वाले उड़े तो अपने ये भी था कि अपने जो भी राजा होते सारे खुद युद्ध करने के लिए जाते। मुसलमानों में था कि राजा पीछे बैठ के डिक्टेट करेंगे, सेना लड़ेगी, यहाँ पे राजा खुद जाते। तो हमें आमेर का पृथ्वीराज है, वागड़ का उदय सिंह है, ये मर गए, ये मरे तो इनकी सेना बाहर आ गई। अपने यहाँ तक जिसके साथ गए उसी का ऑर्डर फॉलो करेंगे। पृथ्वीराज के साथ में 3000 आदमी गए, तीसरे मिनट में गोले से पृथ्वीराज उठ गया, तो उसके 3000 आदमी अब नहीं लड़ेंगे। भाई हम जिसके साथ आए थे वो तो मर गया, अब किसकी तरफ से लड़े हम? तो वो अब सेना बाहर निकलनी शुरू हो गई, सामने से लोग मर रहे हैं, सेना बाहर निकल रही है। तो इनको लगा कि ये तो मामला ही खतरनाक है, तो इनको समझ आया कि यार तोपों के सामने जाके नहीं लड़ना, तो साइड में आ गए। तोपें भारी थी इसलिए मूव नहीं कर रही थी, इनका साइड साइड में आके लड़ते हैं। नुकसान तो फिर भी तोपें कर रही थी, भाई सामने कोई ना कोई तो आएगा, ऐसे तो पूरा तो रास्ता छोड़ नहीं सकते इतनी बड़ी सेना के अंदर, पर फिर भी अलग अलग होके लड़ने लगे, ये अलग अलग होके लड़ते हैं। पर अब एक दिक्कत दूसरी हुई, अपने यहाँ सेना में हाथी बहुत ज्यादा होते थे, हाथियों के लिए भी तो तोपें आउट ऑफ सिलेबस थी, उन्होंने भी तो तोपें नहीं सुनी थी, वो धमाके हुए भयंकर, इसलिए हाथी भागने लग गए। हाथी भयंकर बड़ा जानवर होता है, हाथी भागे तो सेना को ही कुचल गया खुद की, इसलिए सेना हाथियों से बचने के लिए तितर बितर हो रही है। एक तो तोपों से बचो, एक किससे बचो? हाथ। जब सेना यूं तितर बितर होने लगी, फिर सेनापति मर रहे हैं, सेना बाहर निकल रही है, तो सांगा को लगा मामला गंभीर होता जा रहा है। तो सांगा ने कहा कि मेरे को सबसे आगे लेके जाओ, मेरे को यहाँ खड़ा करो। सांगा कहा, सर आपके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, सबसे आगे जाके? सांगा ने कहा, नहीं, जब मैं आगे जाके लड़ूंगा तो पीछे जो लोग खड़े उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि राजा आगे जाके लड़ रहा है तो अपने लड़ लेंगे। तो सांगा सबसे आगे जाके खड़ा हो गया। सांगा जब यहाँ लड़ा, सेना टिक गई, सेना वापस लड़ने लगे। अब बाबर को चिंता हुई, ये तो टिक गए और ढंग से टिक गए तो अपने को सल्टा देंगे। तो बाबर ने फिर अपने 2000 लोगों की एक टुकड़ी थी तीरंदाजों की, किसकी? तीर चलाने वाले, उनको उस टुकड़ी को ऑर्डर दिए कि सारे के सारे तीर केवल सांगा पे मर जाए और कोई निशान लगाना। इसे हाथी पे बैठा हुआ आदमी दिखता है, सांगा हाथी पे बैठ के लड़ रहा था, इसी पे मारे जाए। उन्होंने कहा भाई इसके आसपास में सिक्योरिटी खड़ी, वो रोकेगी तीरों को? तो रोकेगी तो रोकेगी, पर तुम तो सारे चलाओ, तो वो हमें भी तो मारेगी।
बाबर के दिमाग था 1999 में भी मर गए तो कोई दिक्कत नहीं, एक का भी तीर सही लग गया तो मामला सही है ना। वो जानता था यदि सांगा मर गया तो ये पूरी सेना लड़ेगी नहीं, ये चली जाएगी, हमारे तो राजा ही मर गया है। पर एक तीर सांगा के लग गया कोई, जैसे सांगा के तीर लगा, वो हाथी में बैठने की जगह होती है, उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? सांगा यो होदे में गिरा, पीछे पीछे गिरा। अब सबसे आगे को हाथी पर बंदा यहाँ बैठा है, और वो जब गिरेगा तो लास्ट तक दिखेगा ना, तो इस लास्ट वाली सेना को ये लगा राजा मर गया। हालांकि सांगा मरा फिर भी नहीं, वो केवल घायल ही हुआ था तीर लगने से, पर वो गिरा तो इनको लगा ये मर गया, तो ये तो सेना पीछे से जानी शुरू होगी। हालांकि इन्होंने बड़ा जल्दी किया। मेवाड़ में था कि हरावल में हमेशा सलूम्बर के चुंडावत जाएंगे, और यदि राजा किसी भी कारण से घायल हो गया तो सादड़ी का झाला राजा वाली जगह बैठेगा। कौन? सादड़ी का झाला कौन था? झाला आजा को फटाफट सांगा वाला मुकुट पहनाया, हाथी के ऊपर बिठाया ले जाके। लेकिन तब तक इस सेना की कम्युनिकेशन टूट गया इनका, और ये सेना पीछे से हटने लग गई। पर इन्होंने जैसे तैसे करके मेवाड़ वालों ने वापस कंट्रोल किया, झाला आजा के नेतृत्व में लड़ना शुरू किया। सांगा को कुछ सेना बाहर लेके गई, बाबर को लगा फिर मरा दिया। फिर बाबर ने अपना अंतिम दांव खेला, तुलगुमा। कौन सा खेला? वो उज्बेक था। बाबर कहां से आया था? उज्बेकिस्तान। कहां से आया था? उसने वो खेला। अपने यहां लड़ाई थी, आमने सामने की लड़ाई। मैं यहां लड़ रहा हूं, सामने मेरे एक बंदा लड़ रहा है, और अपनी वैसी लड़ाइयां थी कि मैं तलवार से लड़ रहा हूं, सामने वाला भी तलवार से लड़े, तलवार से तलवार, भाले से भाला, उस टाइप की लड़ाई थी। और उसमें वो थी कि सामने वाले की तलवार टूट गई फिर नहीं लड़ते, तो भाग जा, या तेरी तलवार लेके आ जा, मैं वेट कर रहा हूं, और या तेरे पास नहीं तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी, लड़ लेते हैं। खूब सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। अपने अपने वो लड़ाइयों का वैसा था ही नहीं उनके। अब मुगलों का वो था कि नहीं यार लड़ाई जीतनी है, आमने सामने लड़ रहे थे। अब उन्होंने वो अंतिम टुकड़ी एक इधर से उतारी, एक इधर से उतारी, तिरछी टुकड़ियां उतारी, तीन तरफ से घेर के। सामने से आक्रमण हो रहा है, एक इधर से भी अटैक करेगी टुकड़ी, इधर से भी करेगी। अपने वालों की इनके समझ में नहीं आया कि इधर से क्यों आ गए। इन्होंने कई देर तो अपने वालों वैसे कहा भाई चिटिंग है, चिटिंग, इधर से आओ, लेकिन तब तक सलट गए थे। फिर एक ये था कि बयाना की लड़ाई होगी 16 फरवरी, खानवा कब हो रहा था? 17 मार्च। तो बाबर को टाइम मिल गया। यदि सांगा उसी टाइम आगरा की तरफ रवाना हो जाता तो बाबर को वापस तैयारी करने का समय, न तोपे लगाने का समय मिलता, ना ऊंची लोकेशन लेने का समय मिलता, ना घायलों को ठीक करवाने का समय मिलता, न उसको जो अपने जासूसी करवाने का समय मिलता। पर इन्होंने थोड़ा डिले किया, इतने में उसको टाइम मिल गया था। बाबर जीता था खानवा के युद्ध। जीतने के बाद क्या उसने राजस्थान पे कब्जा कर लिया? क्या वो मेवाड़ पे कब्जा कर गया? नहीं, उसको भी खानवा में भयंकर ही नुकसान हुआ है, बस वो आगरा बचा गया अपना। यदि वो खानवा हार जाता तो उसके हाथ से क्या निकल जाता? आगरा। उसने सेना रोक दी, और उसने कम से कम आगरा की तरफ सेना नहीं जाने दी, और ये आगरा में हार के राजस्थान वाले वापस बाहर आ गए, वापस वहां से राजस्थान की तरफ आ गए। तो इस युद्ध ने मुगलों को यह समझा दिया था कि अब राजस्थान वालों के साथ में क्या करना है। उनको यह था कि लड़ने से तो पार पड़ेगी नहीं। बाबर आगे ही नहीं आया था, बाबर को पता था आगे जाएंगे लड़ने के लिए, वापस तैयार बैठे। बाबर उधर उधर ही रहा। बाबर लड़ा उसके बाद, बाबर उसके बाद चंदेरी में लड़ा है, बाबर उसके बाद घाघरा की लड़ाई में लड़ा है, लेकिन राजस्थान की तरफ दोबारा आया नहीं। हुमायूं को टाइम ही नहीं मिला। अकबर आया तो अकबर ने बाद में संधियां करनी शुरू की। उसने कहा राजस्थान वालों से लड़ना नहीं, राजस्थान वालों से क्या कर लो? संधियां, इनको साथ ले लो। तो बाद में संघर्ष की जगह पर सहयोग की नीति। किसकी जगह पे? कैसी सहयोग? खानवा के अंदर सांगा घायल होता है, घायल होने के बाद सांगा को लेके आते हैं बसवा। कहाँ लेके आते हैं? बसवा। बसवा दौसा में एक जगह पड़ती है, यहाँ सांगा का इलाज करते हैं। सांगा को होश आया, सांगा ने पूछा भाई क्या बात हुई? क्या खानवा में अपने हार गए? तो उसने कहा जब तक वापस बाबर को हराएंगे नहीं मैं चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। कहा नहीं जाऊंगा? चित्तौड़। तो सांगा बसवा से चला जाता रणथंभौर। कहां चला जाता है? रणथंभौर किला इनके पास ही था, फिर रणथंभौर चला गया। जब सांगा रणथंभौर बैठा तब सांगा को समाचार मिलता है कि बाबर चंदेरी जा रहा है। बाबर कहां जा रहा है? क्योंकि बाबर को मालवा पे कब्जा करना है। कहां कब्जा करना है? मालवा पेशेवर जगह थी। मालवा में एक बड़ा राजा कौन है? चंदेरी का मेदिन राय। उसने कहा मैं चंदेरी के मेदिन राय पर हमला करूंगा। दो, ये तो मालवा का बड़ा राजा है, उसको मालवा लेना है। दूसरा, मेदिन राय किसकी सहायता कर रहा था? वह सांगा का दोस्त है, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। सांगा ने कहा मेदिन राय ने अपनी सहायता की थी, अब बाबर यदि मेदिन राय के खिलाफ जा रहा है तो हम किसकी सहायता करेंगे? मेदिन राय। तो सांगा यहाँ से रवाना होता है। तो सांगा के साथ वाले मना करते हैं नहीं सर, अभी आप घायल हो, अभी आपकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं, हम एक बड़ी लड़ाई आ रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सेनापति मारे गए हैं, थोड़े दिन रेस्ट लेते हैं, एनर्जी बटोरते हैं, थोड़ी शक्ति और बटोरते हैं, फिर लड़ेंगे। बाबर की क्या औकात है, इसे लड़ लेंगे बाद में लड़ लेंगे। तो सांगा ने कहा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। सांगा यहाँ से रवाना हुआ। बीच में गांव पड़ता है इरिच, पहले इरिच, कोई बात नहीं, ऊपर लिख लिया आपने, काल पे लिख लिया तो कोई बात नहीं। यहाँ से पहले जाते हैं इरिच। कहाँ जाते हैं? इरिच। यहाँ साथ वाले फिर थे, और साथ वाले ने वापस कहा कि भाई नहीं चलना, अपने को आगे नहीं चलना, रुक जाते हैं यहीं पे, रुक जाते हैं, चंदेरी की तरफ नहीं रुकते। पर सांगा नहीं मानता, सांगा नहीं अपने आगे चलेंगे। तो वहां इरिच में खाना खाने के लिए बैठे थे, तो साथ वालों ने वहां जहर मिला दिया था।